हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो हम पीछे वाले वीडियो में अच्छे से कवर कर चुके हैं रिसोर्स की डेफिनेशन, रिसोर्स का क्लासिफिकेशन और कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें प्लान करना पड़ रहा है रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए। तो सो वी हैव टू डू मैनेजमेंट और प्लानिंग, इट इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप्स। तो हमें रिसोर्सेज के बेटर यूज के लिए या उनके डेवलपमेंट के लिए या अच्छे से मैनेज करने के लिए हमें कुछ प्लान करना पड़ रहा है और उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ रिसोर्सेज विच इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस, मेजरमेंट। यानी हमें उन रिसोर्सेज की पहचान करनी पड़ेगी जो रिकॉर्ड रखने के काम में यूज हो सकते हैं, जैसे सर्वे के काम में, मैपिंग के काम में, किसी भी रिसोर्स की क्वालिटी और क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्टिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका हम मेजर अच्छे से कर सकें, उनकी हमें आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी, जिससे हमें ये पता लगे कि कोई भी जो रिसोर्स है वो किस तरह यूज हो रहा है, कितनी उसकी जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वो हमारे पास बची हुई है, कितने टाइम में हम उसको रिकवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या स्टॉक है हमारे पास तो हम कितने समय के लिए ही उसको यूज कर पाएंगे। तो वो है सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, हमें पहचान करनी पड़ेगी। फिर है डेवलपिंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर विथ प्रॉपर टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी हमें ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी स्किल्स या ऐसे इंस्टीट्यूशनल जो स्किल्स हैं वो सेटअप करने पड़ेंगे, डेवलप करने पड़ेंगे, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को और डेवलप कर सकें और बेटर ह्यूमन के यूज के लिए उनको अप्लीकेबल कर सकें। थर्ड है कंपेयरिंग, यानी हम कंपेयर भी कर पाएं द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद नेशनल और इंटरनेशनल प्लान। यानी हम कंपेयर कर पाएं कि और फॉरेन कंट्रीज में या कोई अदर कंट्री है उसमें इस रिसोर्स का किस तरह से यूज किया जा रहा है, जिससे वो उसका ज़्यादा यूज कर पा रहे हैं, या इन्वायरमेंट का लॉस कम है, या हम कोई रिसोर्स को अच्छे से वर्ल्ड के सामने एक आइडियल रोल प्ले कर पा रहे हैं, तो अदर कंट्रीज भी हमें फॉलो करती हैं। तो उसको कंपेयर करके हम किसी भी रिसोर्स को यूज कर पाएं, या फिर किसी दूसरे नेशन को देख के कि वो किस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप करके उन रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, या हमारे पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो वर्ल्ड के लिए एक रोल मॉडल बन सकती है, उसको हम कंपेयर करेंगे। तो ये 3 स्टेप्स हैं मेनली आप मैनेज कर पाएंगे रिसोर्सेज के लिए: आइडेंटिफिकेशन, डेवलपिंग और कंपेयरिंग। तो इन चीज़ों के बेस पे हम कह सकते हैं सो वी बेसिकली नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीन्स अपकमिंग जनरेशन के लिए हम रिजर्व रखें डेवलपमेंट को, ताकि वो भी यूज कर पाएं। वो जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। या हम इसको कह सकते हैं कि विदाउट इन्वायरमेंट डैमेज के, बिना किसी इन्वायरमेंट डैमेज के जो हम रिसोर्सेज का इजीली यूज कर पाएं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है। फिर लैंड रिसोर्स हैं इंडिया में, इसके ऊपर पूरा का पूरा आपका आधे से ज़्यादा चैप्टर है वो कवर है। तो लैंड रिसोर्स है इंडिया में, वो प्लेन है, यानी नॉर्दर्न प्लेन आपको जिनको कहते हैं 43% हैं। और प्लेन्स आपको पता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री या रेजिडेंस के लिए काम आते हैं। तो लैंड रिसोर्स है इंडिया में, उसके बारे में आपके चैप्टर में अच्छे से दिया हुआ है। तो लैंड रिसोर्स में प्लेन्स आ गए 43% पे, इनका यूज होगा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पे या रहने के लिए। माउंटेन्स हैं वो टोटल 30% एरिया पे हैं। रिवर्स हैं, उनके माउंटेन्स जो यूजेबल हैं वो रिवर्स के लिए आपको पता है कि ड्यू टू स्नोफॉल या फिर ग्लेशियर्स की वजह से या फिर हैवी रेनफॉल की वजह से जो रिवर्स की फॉर्मेशन है वो माउंटेन्स में से ही मेनली होती है। माउंटेनियस एरियाज हैं वो टूरिज्म के लिए फेमस होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं आपको पता है, जैसे कुल्लू मनाली है, कांगड़ा है, हरिद्वार है, ये आपको टूरिस्ट पैलेस हैं। फिर है इकोलॉजी, यानी माउंटेन्स हैं वो इन्वायरमेंट को, बायोडाइवर्सिटी को भी डेवलप करते हैं, यानी ग्रीनरी ज़्यादा रहती है माउंटेनियस एरियाज में। फिर प्लेटू 27% टोटल एरिया पे इंडिया के पे प्लेटूज हैं। प्लेटूज में एक्सेस होती है मिनरल्स की, फॉसिल फ्यूल्स की और फॉरेस्ट्स की। तो जो लैंड रिसोर्स हैं उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? फॉरेस्ट हैं, अनकल्टिवेटेड लैंड, फैलो लैंड और नेट्स ऑन एरिया। तो
फॉरेस्ट आपको पता ही है, वो एरिया जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो ग्रो करते हैं, वो फॉरेस्ट एरियाज। अनकल्टिवेटेड लैंड यानी जो फार्मर्स हैं वो कुछ दिन के लिए या एक फसल के लिए भूमि को, जो उनकी लैंड है उसको खाली छोड़ देते हैं, ताकि जो उसकी फर्टिलिटी है वो जो है वो सॉरी बेटा ये रिवर्स हो गया। जो फैलो लैंड है वो होगी कि कुछ दिन के लिए या एक फसल के लिए हम उसको ड्रॉप आउट कर देते हैं, उसको यूज नहीं करते। अनकल्टिवेटेड लैंड यानी वो लैंड जो फर्टाइल नहीं है, प्रोडक्शन के प्रोडक्टिव नहीं है और उसको हम खाली छोड़ रहे हैं, वो अनकल्टिवेटेड लैंड। नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया का यानी किसी भी एक स्टेट में, किसी भी एक कंट्री में टोटल लैंड कितनी है और उसका कितना परसेंट ऑन एन एवरेज हर ईयर में वो सोन एरिया है, वो जो है वो रेशियो वो नेट सोन एरिया कहलाता है। तो फॉरेस्ट आप समझ गए, फैलो लैंड फर्टिलिटी के लिए या प्रोडक्टिविटी के लिए हम उसको एक फसल के लिए या एक साल के लिए खाली छोड़ देते हैं। अनकल्टिवेटेड लैंड जिसके ऊपर कल्टीवेशन इजीली नहीं हो सकती या जो प्रोडक्टिव नहीं है। नेट सोन एरिया किसी भी स्टेट में या कंट्री में टोटल एग्रीकल्चरल जो एरिया है वो कितने मिलियन हेक्टेयर में है और उसमें से कितने पे ऑन एन एवरेज प्रोडक्शन या कल्टीवेशन होती है। तो लैंड यूज पैटर्न क्या है इंडिया में वो अब हम देखेंगे। टोटल एरिया आपको पता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है या 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर आप इसको कह सकते हैं। देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेबल लैंड, यानी 130 जो मिलियन हेक्टेयर है वो डिग्रेडेबल लैंड है इंडिया में। आउट ऑफ दिस यानी 130 मिलियन में से 28% है वो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से है, यानी फॉरेस्ट की कमी की वजह से है। 56% है वो वाटर की वजह से है, वाटर इरोजन की वजह से है। और 16% है वो सैलाइन और एल्काइन जो डिपोजिशन है उसकी वजह से जो है डिग्रेडेशन है लैंड का वो हो रहा है। तो टोटल इंडिया में 130 मिलियन जो हेक्टेयर है वो लैंड डिग्रेडेबल हो रही है, उसका 28% है फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से, 56% है वाटर इरोजन की वजह से, वाटर इरोडेड की वजह से, और 16% है सैलाइन और एल्काइन की वजह से। तो ह्यूमन की जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो भी लैंड डिग्रेडेशन के लिए रीजनेबल हैं, जैसे डिफोरेस्टेशन है, ओवरग्रेजिंग है, ओवर माइनिंग है, ये जो हैं लैंड डिग्रेडेशन के लिए रीजनेबल हैं। इसका सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एफोरेस्टेशन करना होगा, प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, कंट्रोल्ड माइनिंग करनी पड़ेगी, कंट्रोल ग्रेजिंग करनी पड़ेगी, और जो वेस्ट लैंड है उसको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा किसी अदर पर्पज़ के लिए, या फिर उसकी फर्टिलिटी को एम्पावर करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। तो लैंड यूज पैटर्न बता दिया, लैंड डिग्रेडेशन किस वजह से हो रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो लैंड वाला जो पोर्शन है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो सोयल है उसके ऊपर बात है सारी। सोयल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स तो है लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर लगा देती है टू फॉर्म सोयल अप टू 1 सेंटीमीटर इन डेप्थ, यानी 1 सेंटीमीटर सोयल फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। हालांकि रिन्यूएबल रिसोर्स है, फॉर्मेशन हो सकती है लैंड की दोबारा से, लेकिन बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो रिलीफ है, पेरेंट रॉक्स हैं, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, या चेंज इन टेम्परेचर है, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर है, ये रिस्पॉन्सिबल हैं सोयल फॉर्मेशन के लिए। यानी सोयल की जो फॉर्मेशन है वो प्रोडक्टिव होगी या नहीं होगी, वो कल्टीवेशन के लिए यूजेबल होगी या नहीं होगी, वो डिपेंड करता है रिलीफ फीचर्स पे, पेरेंट्स रॉक्स पे, क्लाइमेट के लिए वेजिटेशन में, या फिर टेम्परेचर के चेंजमेंट पे, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर पे। तो ये चीज़ें डिसाइड करती हैं कि जो सोयल की फॉर्मेशन है वो कैसी होगी, किस क्रॉप के लिए ये वेल फेवरेबल होगी या नहीं होगी। तो सोयल है वो एलुवियल सोयल है, ब्लैक सोयल है, रेड एंड येलो सोयल है, लेटेराइट सोयल है, एरिड सोयल है और फॉरेस्टी सोयल है। तो ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। एलुवियल सोयल है, मोस्ट वाइडली सेपरेटेड है ये, यानी मोस्टली इंडिया के हर पार्ट्स में मेनली लगभग 60% से भी ज़्यादा एरियाज पे एलुवियल सोयल मिलती है। इट इज़ मेनली फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, यानी जो एलुवियल सोयल है
वो नॉर्दर्न प्लेन्स में इंडिया में मिलती है, और इसकी डिपोजिशन है वो इंडस, गंगा, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, ये जो रिवर्स हैं इनकी वजह से होती है। तो एलुवियल सोयल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बांगर जो ओल्ड एलुवियल है, जो प्रोडक्टिविटी में कम होती है। खादर जो है न्यू एलुवियल सोयल है, जिसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो आप ये बात याद रखेंगे। एलुवियल सोयल है, नॉर्दर्न प्लेन्स में इंडिया में मेनली मिलती है, और रिवर्स की डिपोजिशन की वजह से होती है। 2 टाइप्स की एलुवियल सोयल है, बांगर एंड खादर। दूसरा ब्लैक सोयल है, ब्लैक क्लेली होती है, ये क्ले यानी जो हम चिकनाई जिसको बोलते हैं। इट इज मेनली फाउंड इन एमपी एंड महाराष्ट्र। ब्लैक सोयल है, वो आपको पता होगा मोस्ट सूटेबल फॉर कॉटन प्रोडक्शन के लिए सूटेबल होती है, एमपी और महाराष्ट्र में है। और एक सोयल वाला जो मैप वर्क है वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देखें, और इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी क्रॉप है किसी स्टेट में ज़्यादा होती है, तो मैप में भी बना रखा है इसके ऊपर। फिर है रेड एंड येलो सोयल है, तो इसका जो रेड कलर है वो क्यों होता है? डिफ्यूजन ऑफ आयरन, यानी आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से जो सोयल का कलर है वो रेड होता है। इट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन एंड इग्नियस रॉक, यानी क्रिस्टलाइन और इग्नियस जो रॉक्स हैं उनकी वजह से ये डेवलप होती है। फिर है मेनली फाउंड इन उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। रेड एंड येलो सोयल है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मेनली फाउंड है, मतलब मिलती है। इट लुक्स येलो, यानी रेड तो हमें पता लग गया कि डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से है। येलो व्हेन इट अकर्स इन द हाइड्रेटेड फॉर्म, यानी जब वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है या जो वाटर इसमें होता है या जब बारिश आती है तब जो कलर है वो उसका येलो हो जाता है। तो रेड एंड सेल येलो आपको पता लगा कि रेड कलर आयरन की डिफ्यूजन की वजह से, येलो हाइड्रेटी की वजह से, हाइड्रेटेड फॉर्म में जब ये होती है यानी पानी की जो क्वांटिटी है वो जब इसमें होती है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ये मेनली मिलती है। फिर है लेटेराइट सोयल। इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेनफॉल, यानी वो रीजन्स, वो एरिया जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है और उसकी वजह से जो है लेटेराइट सोयल में फॉर्म हो जाती है। तो सूटेबल, यानी ये जो लेटेराइट सोयल है ये सूटेबल हो सकती है कल्टीवेशन के लिए यदि हमारे पास मैन्योर और फर्टिलाइजेशंस के जो इक्विपमेंट्स हैं या जो अच्छी फर्टिलिटी की जो हमारे पास कोई सोर्स है तो वो यूज में आ सकती है, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो सकती है। इट इज यूज्ड फॉर टी एंड कॉफ़ी, यानी टी और कॉफ़ी के लिए मेनली लेटेराइट सोयल यूज होती है। तमिलनाडु, केरला, आसाम ये रीजन्स हैं जिनमें लेटेराइट सोयल है वो मिलती है। तो आप ये बात याद रखेंगे, लेटेराइट सोयल हैवी रेनफॉल जो एरियाज हैं उनमें मिलती है। इसका हम यदि अच्छे से हमारे पास मैन्योर है, फर्टिलाइजेशन के जो इक्विपमेंट्स है वो हैं, तो इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। टी और कॉफ़ी के मेन पर्पज़ के लिए ये है, यानी फेवरेबल है टी और कॉफ़ी के प्रोडक्शन के लिए। तमिलनाडु, केरला और आसाम में ये मिलती है। एरिड सोयल है, यानी रेडिश ब्राउन है कलर में, साल्टी है, नमक की क्वांटिटी ज़्यादा है। राजस्थान में मेनली मिलती है, इसमें ह्यूमस की जो क्वांटिटी है वो कम होती है, मॉइस्चर है वो कम होता है, इसकी वजह से जो क्रॉप है या कल्टीवेशन है वो कम हो पाती है। फिर लास्ट है फॉरेस्ट सोयल। इट इज़ मेनली फाउंड इन रेनफॉल फॉरेस्ट एरियाज, यानी स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज। ये जो हिमालयाज का स्नो कवर्ड एरियाज हैं उनमें फॉरेस्ट सोयल है वो मिलती है। तो वैली और अपर स्लूप्स, इनमें जो लोमी है, सिल्टी है, इसकी जो मतलब फीचर है लोमी और सिल्टी वो वैलीज एरियाज में मिलती है। और अपर स्लूज में कोरेस्ट या ग्रेन, यानी स्मॉल पार्टिकल्स आप इसको कह सकते हैं, यानी फाइन पार्टिकल्स जो क्रॉपिंग के लिए यूजेबल हो सकते हैं। तो फॉरेस्ट सोयल आपको पता लगा कि रेनफॉल फॉरेस्ट एरियाज में ज़्यादा होती है। स्नो कवर्ड एरियाज हैं जो हिमालयाज के, उन रीजन्स में ये मेनली मिलती है। तो लास्ट में आपके चैप्टर में है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। सॉइल का जो इरोजन है वो किस वजह से होता है और उसके कंजर्वेशन के लिए हमें क्या क्या प्लान करने पड़ेंगे। आपको पता है कि ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो है वो यूज हो रही है, रनिंग वाटर की वजह से जो है सोइल का इरोजन हो रहा है, डिफोरेस्टेशन की वजह से सोइल का जो इरोजन है वो हो रहा है, या मेनली जो हम कह सकते हैं कि
कुछ रीजन्स एरिया हैं या नेचुरल डिजास्टर की वजह से आप कह सकते हैं, कभी फ्लड आ गई, आंधी तूफान ये आ गया, इसकी वजह से जो अपर मोस्ट लेयर है सोइल की वो दूसरी एरियाज में चली जाती है, दूसरी जगह चली जाती है, उसकी वजह से जो सोइल इरोजन है वो हो जाता है। तो इसके कंजर्वेशन के लिए हमें क्या क्या प्लान्स करने पड़ेंगे, पहले भी बताया जा चुका है। जैसे ओवर ग्रेजिंग है उसको कंट्रोल्ड ग्रेजिंग में करें, जो वाटर है रनिंग वाटर उसको मैनेज करने के लिए जो डैम्स हैं या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं वो यदि हम यूज कर रहे हैं तो कंजर्वेशन हो सकता है। फिर हम बात करें कि डिफोरेस्टेशन की वजह से सोइल इरोजन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एफोरेस्टेशन की प्रोसेस करें या ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं। इसकी वजह से हम सोइल का जो कंजर्वेशन है वो इजीली कर सकते हैं। तो ये चैप्टर पूरा का पूरा आपके सराउंडिंग से ही रिलेट करता है, रिसोर्स का है या लैंड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूरा का पूरा चैप्टर है। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है और आपको ये लगता है कि इस वीडियो से किसी और का फायदा हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।